जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों आरआरबी जो एनटीपीसी है उसमें किस पोस्ट के लिए कौन सा मेडिकल होता है, कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, अगर आपने चश्मा लगा रखा है तो क्या आप उसके लिए एलिजिबल हो, किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, किसके लिए एलिजिबल नहीं हो, अगर आपने लेसिक सर्जरी करवा रखी है तो आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, किस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो और उसके बाद जो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट कैसे होता है आपका, उसके बाद एक्सरे किसका होता है जो आपका, और कौन कौन से टेस्ट होते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन में, आप कैसे टेस्ट होते हैं, इन सब चीज़ों पे आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद जो मेडिकल स्टैंडर्ड है इससे रिलेटेड आपकी जितने भी प्रॉब्लम है या आपकी जितनी भी क्वेरी है वो आपकी पूरी सॉल्व हो जाएंगी। फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई और क्वेरी या और कोई प्रॉब्लम बचे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो इस चैनल पर नए हो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी जो कौन सी पोस्ट है उसके लिए कौन सा जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। तो स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर के लिए आपका जो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, CCTS चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, CCTC कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए आपका B2 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, JAA जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए आपका C2 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। ट्रेन क्लर्क के लिए आपका A3 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। तो जी जितनी भी आपकी ये एनटीपीसी के थ्रू आपकी जितनी भी पोस्ट आई है उनके जो आपकी जॉब प्रोफाइल, वर्क नेचर, आपका वर्क प्रेशर, उसके बाद आपका जो प्रमोशन, सैलरी, सबसे रिलेटेड हमने अलग अलग वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उनको भी जाकर देख सकते हो। उसके बाद अब हम देखेंगे कि जो आपका किस पोस्ट के लिए कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड, तो उसमें कौन कौन से मेडिकल होते हैं। A2 है उसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं, B2 में कौन कौन से होते हैं, C2 में कौन कौन से होते हैं और A3 में कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ये जो टेस्ट है वो किस प्रकार से किए जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड आपका जो स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर के लिए है, उसमें आपका जो डिस्टेंट विजन है वो आपका 6/9, एक आँख का, दूसरी आँख का 6/9 विदाउट ग्लास, यानी इसमें आपका अगर चश्मा लगा हुआ है तो आप A2 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए फिट नहीं हो। इसमें किसी प्रकार का कोई फॉगिंग टेस्ट नहीं होगा। जो लोको पायलट वगैरह होते हैं उनकी जो मेडिकल एग्जाम होती है उसमें फॉगिंग टेस्ट होता है। उसके बाद आपका जो नियर विजन है उसमें आपका 0.6 विदाउट ग्लास होना चाहिए आपका। अगर आपका चश्मा लगा हुआ है तो भी आप A2 मेडिकल के लिए फिट नहीं हो। उसके बाद आपको कौन कौन से टेस्ट और पास करने पड़ेंगे, एक तो आपका कलर विजन टेस्ट पास करना पड़ेगा, बाइनोकुलर विजन टेस्ट पास करना पड़ेगा, नाइट विजन और मायोपिक विजन, ये 4 टेस्ट आपको और पास करने पड़ेंगे अगर आप A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में फिट होना चाहते हो तो। अब ये टेस्ट होते क्या है इनको हम इसी वीडियो में आगे चर्चा इनके बारे में करेंगे। अब हम देखते हैं जो A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है ट्रेन क्लर्क के लिए वो क्या होता है। तो आपका जो A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है उसमें आपका जो डिस्टेंट विजन है वो आपका 6/9 होना चाहिए विद और विदाउट ग्लास, यानी अगर आपने 6/9 में अगर चश्मा भी पहना हुआ है तो भी आप A3 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए फिट हो। लेकिन अगर 6/9 में अगर आपने चश्मा पहना हुआ है तो आप मेडिकल जो स्टैंडर्ड A2 है उसके लिए फिट नहीं हो। उसके बाद जो आपने जो चश्मा पहना हुआ है उसकी जो पावर है आपकी 2 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब 2 डायोप्टर से आपकी कम लेंस की पावर होनी चाहिए तो ही आप A3 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए फिट हो। उसके बाद आपका जो नियर विजन है वो दोनों 0.6 होना चाहिए विद और विदाउट ग्लास। इसमें भी आपका अगर चश्मा पहना हुआ है आपने तो चलेगा, लेकिन जो आपकी जो लेंस की जो पावर है वो कितनी होनी चाहिए, 2 डायोप्टर से कम। उसके बाद आपको और कौन से टेस्ट पास करने पड़ेंगे इसमें, वो है आपका कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन और मायोपिक विजन। जो आपका A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में पास करने पड़े थे वही आपको A3 मेडिकल स्टैंडर्ड में पास करने पड़ेंगे। ये हम देखेंगे इसी वीडियो में आगे कि ये करना कैसे, ये टेस्ट कैसे होते हैं। अब हम देखते हैं B2 मेडिकल स्टैंडर्ड। जो CCTC और CCTS के लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो B2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। उसमें आपका क्या होना चाहिए, डिस्टेंस विजन, वो आपकी एक आँख आपकी 6/9 होनी चाहिए और जो दूसरी आँख है वो आपकी 6/12 होनी चाहिए। उसमें आपका विद और विदाउट ग्लास चलेगा, चाहे विद ग्लास हो चाहे विदाउट ग्लास हो, दोनों आपके चलेंगे। उसमें जो आपकी जो लेंस है उसकी पावर 4 डायोप्टर यानी 4 डायोप्टर से कम होनी चाहिए। लेकिन जो A3 मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या था उसमें 2 डायोप्टर से कम होनी चाहिए। लेकिन जो B2 मेडिकल स्टैंडर्ड है उसमें 4 डायोप्टर से आपकी जो डिस्टेंस विजन है उसकी आँखें जो ग्लास पहनेंगे आप उसकी जो 4 डायोप्टर से कम होना चाहिए। नियर विजन आपका 0.6 है दोनों आंखों के लिए विद और विदाउट ग्लास आपका चलेगा। व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर फील्ड ऑफ विजन, यानी आपको सिर्फ अगर आप B2 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए पास होना चाहते हो तो आपको कलर विजन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ
बायनोकुलर विजन टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा, नाइट विजन भी पास नहीं करना पड़ेगा और मायोपिक विजन भी पास नहीं करना पड़ेगा। और जो इसमें जो आपका डिस्टेंस विजन है वो आपका एक 6/9 है और दूसरी आँख का 6/12 हो विद ग्लास तो भी आपका चलेगा, और 4 डायप्टर से कम आपकी जो पावर है लेंस की वो होनी चाहिए। अब हम देखते हैं C2। जो आपका जो C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आपका JAA सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसके लिए आपका C2 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, जिसमें आपकी जो डिस्टेंस विजन है वो आपका एक 6/12 होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी आंख है उसका कोई भी विजन इसमें मांगा नहीं गया है, सिर्फ एक आंख का 6/12 होना चाहिए। इसमें विद और विदाउट ग्लास दोनों चलेगा। अब इसमें आपके जो है लेंस की पावर नहीं दी है कि आपको कितना जो लेंस की पावर है वो कितना होना चाहिए, तो इसमें वो आपको नहीं दिया, मतलब आपका कितना भी पावर का लेंस हो वो आपका चलेगा। नियर विजन आपका एक आंख का 0.6 होना चाहिए, दूसरी आंख की ज़रूरत नहीं है, इसमें दिया नहीं गया है। वो भी विद और विदाउट ग्लास, यानी चश्मा के बगैर भी और चश्मा के साथ भी चलेगा। भेयर रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड, मतलब इसमें आपका जो कलर विजन है, आपका नाइट विजन है, मायोपिक विजन है और बायनोकुलर विजन है, वो टेस्ट आपको पास करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपका 6/12 होना चाहिए। मतलब जो आपका सबसे सरल मेडिकल स्टैंडर्ड NTPC में कौन सा है C2 और सबसे टफ है वो कौन सा है A2। अब हम देखते हैं ये जो टेस्ट है वो होते कैसे हैं। तो जिन कैंडिडेटों ने लेसिक सर्जरी करवा रखी है तो वो कौन कौन सी पोस्टों के लिए फिट है और कौन कौन सी पोस्टों के लिए अनफिट है। तो जिन्होंने लेसिक सर्जरी करवा रखी है वो A2 और A3 के लिए अनफिट है, यानी वो ट्रेन क्लर्क, स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर, इन सब के लिए, तीनों के लिए अनफिट है, वो फिट नहीं है, मेडिकल में वो फेल हो जाएंगे अगर किसी ने भी लेसिक सर्जरी करवा रखी है तो। उसके बाद वो C2 मेडिकल के लिए फिट है, अगर किसी ने लेसिक सर्जरी करवा रखी है तो वो C2 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए फिट है। उसके बाद अगर जो B2 मेडिकल स्टैंडर्ड है उसके लिए वो फिट है, लेकिन आपको ये जो टेस्ट है वहाँ पे आपको करवाने होंगे। अगर आप इन टेस्टों में फिट आते हो तो आप B2 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए भी फिट हो अगर आपने लेसिक सर्जरी करवा रखी है तो। लेकिन A2 और A3 के लिए आप डायरेक्ट ही अनफिट हो। C2 के लिए आप फिट हो, इसमें किसी प्रकार कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन B2 में देखते हैं कौन कौन से टेस्ट करवाने होंगे और कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी होंगी। तो नो कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू लेसिक सर्जरी फॉलोइंग लेसिक सर्जरी आर ऑब्जर्व इन द कैंडिडेट, मतलब जिस कैंडिडेट ने लेसिक सर्जरी करवा रखी है उसको लेसिक सर्जरी से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए। लेसिक सर्जरी शुड बी एटलीस्ट ऑफ 1 year ड्यूरेशन एंड द सेम शुड बी substantiated with a medical certificate issued by the specialist of the institution where surgery was परफॉर्म, मतलब जहाँ पर आपने सर्जरी करवाई है और उसका जो स्पेशलिस्ट है उससे आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना पड़ेगा जो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, मतलब 1 साल के दौरान आपका जो बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद रेसिडुअल जो कॉर्नियल थिकनेस है वो पोस्ट लेसिक सर्जरी शुड नॉट बी लेस देन 425 माइक्रोन ऑन पैचीमेट्री, मतलब जो आपकी पैचीमेट्री में आपने जो थिकनेस है वो आपकी 425 माइक्रोन से कम की नहीं होनी चाहिए जब आप लेसिक सर्जरी करवा रहे हो। तो आप जब लेसिक सर्जरी करवाओ तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए। उसके बाद आपका ये आपका काम का नहीं है। फंडस शुड बी नॉर्मल, जब आपका फंडस टेस्ट करवाया जाएगा वो आपका नॉर्मल होना चाहिए। अगर फंडस टेस्ट आपका नॉर्मल है तो आप B2 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए फिट हो। उसके बाद नो एविडेंस ऑफ प्रोग्रेसिव आई डिजीज, मतलब आपके जो आंखों की जो कोई भी डिजीज है उसके रिलेटेड किसी प्रकार के कोई एविडेंस नहीं आने चाहिए जांच में। अगर इन सब चीज़ों के लिए आप फिट होते हो तो आप B2 मेडिकल स्टैंडर्ड में भी फिट हो, आप लेसिक सर्जरी करवा सकते हो। और C2 मेडिकल स्टैंडर्ड में आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, आप C2 मेडिकल स्टैंडर्ड में ऐसे ही फिट हो। तो ये जो लेसिक सर्जरी थी इससे रिलेटेड आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आप A2 और A3 के लिए अनफिट हो, C2 के लिए आप फिट हो और B2 के लिए अगर आप इन टेस्टों में पास होते हो, जैसे आपका फंडस टेस्ट हुआ वो आपका नॉर्मल आता है, या आपका 25 माइक्रोन थिकनेस है आपकी जो पैचीमेट्री की वो 25 माइक्रोन 425 माइक्रोन से कम है तो आप पास हो। उसके बाद आपका जो किसी प्रकार की कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए आँखों से रिलेटेड तो भी आप फिट हो। तो ये आपका लेसिक सर्जरी से रिलेटेड ये रहा। अब हम देखते हैं कि ये टेस्ट है ये होते कैसे हैं। सबसे पहले होता है आपका डिस्टेंस विजन टेस्ट, जिसमें एक लकड़ी का बोर्ड लगा होता है जिसमें मेटल के सी लगे होते हैं जिनमें हल्की सी लाइट जली होती है। तो जो असिस्टेंट होता है वो इन सी को घुमा कर चेक करता है और आपसे देखता है इसका मुंह, आपसे पूछता है कि जो इसका मुंह है वो किधर खुला हुआ है, ऊपर खुला हुआ है, नीचे खुला हुआ है, लेफ्ट में या राइट में, किधर की साइड खुला हुआ है। उसमें जो सबसे नीचे वाली लाइन होती है वो 6/6 की होती है, उससे ऊपर 6/9
ऊपर 6/12, उसके बाद 6/18, उसके बाद 6/24, इसके बाद 6/36, उसके बाद एक लाइन और होती है ऊपर जिसका जो विजन क्या होता है 6/60। तो आपसे इस तरह पूछा जाएगा। और जब ये सी को घुमाता है तो इसमें एक खट की आवाज़ आती है, तो इससे आपको पता लग जाता है कि जो सी को उसने घुमाया। लेकिन कभी कभी वो क्या करता है, जो सी को 2 बार घुमाता है तो उसमें जो आवाज़ है वो एक ही बार आती है। तो आपको लगता है कि उसने सी को एक ही बार घुमाया, लेकिन वो सी को 2 बार घुमा चुका होता है और वापस उसी पोजीशन में ला देता है जिस पोजीशन में आपको पहले पूछा था। फिर आपको थोड़ा कन्फ्यूज करने की कोशिश करता है। तो इस तरह वो है, ये डिस्टेंस विजन टेस्ट को करवाते हैं। इसमें अगर आपके ने जो आंखें नॉर्मली ठीक है तो आपको डिस्टेंस विजन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जब आप मेडिकल के लिए जाते हो तो एक बार आपका जो डिस्टेंस विजन है वो आप प्राइवेट भी चेक करवा के जाइए, ताकि आपको जो एग्ज़ाम जहाँ पे आपका मेडिकल हो वहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई नर्वसनेस ना हो, आपको एकदम कॉन्फिडेंस बना रहे। क्योंकि वहाँ पर जो पढ़वाते हैं वो आपको ABCD या अक्षरें नहीं पढ़वाते, वो इस सी को घुमा कर चेक करते हैं इसका मुंह किधर खुला हुआ है। तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि इसमें आइडिया नहीं लगता है। तो इस तरह आपका डिस्टेंस विजन टेस्ट होता है। इसके बाद होगा आपका कलर विजन टेस्ट। कलर विजन टेस्ट में क्या होगा, एक बुकलेट होगी जिसमें आपको ये नंबर पढ़वाए जाएंगे। अब उसमें जो नंबर भी हो सकते हैं या अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, उसमें कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। तो जैसे इसमें क्या लिख रहा है, 2 लिख रहा है, इसमें 7 लिख रहा है, इसमें 1 लिख रहा है, इसमें A लिख रहा है, इसमें B लिख रहा है, इसमें C लिख रहा है, इसमें 24 है, इसमें A है, इसमें 4 है। तो इस तरह वो सारे पढ़वाएंगे। तो कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहता है, लेकिन अगर आपको इसमें कुछ लिखा हुआ दिख रहा है मतलब आप कलर विजन टेस्ट में फेल हो। अगर आपको ये सी की जगह अगर A दिखे, P दिखे तो भी आप कलर विजन में टेस्ट हो। अगर आपसे जितने पढ़वाएंगे उसमें अगर आप 1 या 2 गलत पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप मैक्सिमम गलत पढ़ोगे तो आपको कलर विजन टेस्ट में फेल कर दिया जाएगा। तो आप देख लीजिए जो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें कलर विजन टेस्ट है या नहीं है, मैंने आपको शुरू में बताया है। तो इस तरह कलर विजन टेस्ट होता है। ये आप भी चेक कर सकते हो गूगल से। इस तरह की जो बुकलेट है उसको डाउनलोड कीजिए और उसमें संख्याओं को पढ़िए। अगर आप सारी संख्याओं को सही पढ़ पा रहे हो तो आप कलर विजन में पास हो, और अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो कलर विजन में फेल हो। और कलर विजन एक ऐसी बीमारी है जिसका किसी प्रकार का कोई इलाज नहीं होता है, ये जेनेटियल होती है। उसके बाद आपका बीपी नापा जाता है। बीपी मतलब आपका ब्लड प्रेशर जो टेस्ट है वो चेक किया जाता है। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो आपका 120/80 mmHg होता है। लेकिन जब आपका ब्लड टेस्ट चेक किया जाएगा, ब्लड प्रेशर जब आपका चेक किया जाएगा तो जब वो मशीन से आपका जो इस तरह का एक पट्टा आपके हाथ में बांधेंगे और यहाँ से वो हवा मारते हैं पंप से थ्रू। तो जब आपका हवा मारते हैं तो आपके हाथ पे प्रेशर पड़ता है और यहाँ पे एक मशीन लगी होती है जिसमें वो आपका ब्लड प्रेशर को दिखाता है। तो वो अचानक क्या है, जैसे वो हवा मारते तो अचानक आपका जो ब्लड प्रेशर एकदम हाई शो करता है, जैसे 300/200 ऐसे शो कर दिया। तो जब आप उस मशीन को देखोगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत हाई जा रहा है, तो आप एकदम टेंशन में आ जाओगे। तो जो आपका ब्लड प्रेशर है वो एक्चुअल में ही हाई आ जाएगा। तो इस तरह आपको जो मशीन को देख के टेंशन में नहीं आना, वो मशीन थोड़ी देर बाद नॉर्मल होकर जो आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है उसको शो करेगी। तो इस तरह आपका ब्लड प्रेशर चेक होता है ये नॉर्मली। और लगभग अगर इसमें आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, यानी आपका जो ब्लड प्रेशर चेक किया वो अगर ज़्यादा आ रहा है तो भी वो आपको फेल नहीं करते, वो आपको बाद में दोबारा ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। अगर आपका 130 आ रहा है या 110 के आसपास आ रहा है तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 150 और 90 40 ऐसे आ रहा है तो आपको फिर ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप कूल रहने की कोशिश कीजिए उस वक्त, तो आपको ब्लड प्रेशर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। फिर जो टेस्ट आपका करते हैं वो है आपका नियर विजन टेस्ट। नियर विजन टेस्ट में एक बुकलेट होती है जिसमें इंग्लिश के और हिंदी के दोनों वर्ड लिखे रहते हैं। उसमें आपको कुछ लाइनें, जो नीचे की लाइन है वो पढ़वाई जाती है। अगर आप उसे पढ़ देते हो तो आप मेडिकल में फिट हो, और अगर आप नहीं पढ़ पाते हो तो नियर विजन में आपको अनफिट कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो जनरली नियर विजन में कोई फेल नहीं होता, लगभग सारे नियर विजन में पढ़ देते हैं। तो इस तरह आपका जो नियर विजन टेस्ट होता है इसमें एक बुकलेट होती है जिसमें अक्षर साफ साफ दिख जाते हैं आराम से, तो आप उसे पढ़ सकते हो। तो ये आपका इस तरह नियर विजन टेस्ट होता है। फिर आपका होता है बायनोकुलर विजन टेस्ट। तो जिस मेडिकल स्टैंडर्ड में अगर बायनोकुलर विजन टेस्ट है तो किस तरह होता है, तो इसमें आपका या तो इस तरह होगा या आपका इस तरह होगा। एक मशीन सी होगी जिसमें आपको
लगा के और जो कुछ चीज़ें पढ़वाई जाएंगी। तो या फिर इस तरह होता है, किसी हॉस्पिटल में इस तरह होता है, किसी हॉस्पिटल में इस तरह होता है। तो इसमें जब आपको इस तरह लगा के एक चश्मा सा लगाएंगे, उसमें रंगीन ग्लास लगाएंगे, उसके बाद आपसे ये चीज़ें पढ़वाई जाती है कि जब उसमें 4-5 बत्तियाँ सामने दिखती है, उसमें कुछ हरी होती है, कुछ सफ़ेद होती है, कुछ लाल होती है। तो वो पूछते हैं कि उसमें कितनी बत्तियाँ दिख रही है, तो आप 4 दिख रही है तो आप बोल सकते हो 4। फिर बोलते हैं उसमें येलो कितनी है, तो आप अगर 2 येलो है तो आप बोल सकते हो 2 येलो है। उसके बाद वो लोकेशन पूछते हैं किधर की साइड है, तो आप लेफ़्ट साइड है तो लेफ़्ट, राइट है तो राइट, ऊपर है तो ऊपर, नीचे है तो नीचे, मतलब जिधर की साइड अगर आपकी 2 बत्तियाँ हैं वो दिख रही है तो वो आप बोल सकते हो। तो इस तरह बाइनोकुलर विजन टेस्ट होता है। ये सारे जो टेस्ट है वो आपके अंधेरे कमरे में करवाए जाएंगे, या फिर आपका इस तरह करवाया जा सकता है। इसमें भी वही आपसे सेम चीज़ पूछी जाएगी। तो आपका जो बाइनोकुलर विजन टेस्ट है वो इस तरह चेक किया जाता है। जो बाइनोकुलर विजन टेस्ट है इसमें आपकी जो दोनों आंखें हैं उनकी जो दृष्टि वो चेक की जाती है कि आपको जो दिख रहा है वो ऐसा तो नहीं है डबल दिख रहा हो या कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर इस तरह आपका जो नाइट विजन और मायोपिक विजन लगभग सेम तरीके से चेक किया जाता है। तो नाइट विजन और जो आपका मायोपिक विजन, नाइट विजन में आपका क्या किया जाएगा, आपके अंधेरे कमरे में आपसे ये बत्तियां पढ़वाई जाएंगी कि आप कौन सी बत्ती चल रही है, हरी है, येलो है या रेड है या वाइट है, ग्रीन है, कौन सी चल रही है वो आपको बतानी होंगी। मायोपिक विजन में क्या करते हैं, कहीं कहीं पे आपके जो आँख है उसमें टॉर्च मारी जाती है, उसके बाद या तो अक्षर पढ़वा लिए जाते हैं थोड़ी देर बाद, या फिर आपसे ये बत्तियाँ पढ़वा ली जाती है। तो मायोपिक विजन और नाइट विजन दोनों अंधेरे कमरे में होंगे। तो मायोपिक विजन में कभी कभी जो आपकी आँख है उसमें टॉर्च मारी जाती है फॉक्स, उसके बाद आपका जो चीज़ें पढ़वाई जाती है। तो इस तरह आपका मायोपिक विजन टेस्ट होता है और नाइट विजन टेस्ट होता है। इसके बाद होता है आपका हाइड्रोसिल टेस्ट। हाइड्रोसिल टेस्ट में जो आपका जो टेस्टिस है वो चेक किए जाते हैं। अगर आपका नॉर्मल टेस्टिस है तो आपको वो इस तरह दिखेगा। अगर आपके हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम है तो आपके जो टेस्टिस है उसमें पानी भर जाता है, तो आपका जो टेस्टिस है वो इस तरह दिखेगा। तो ये जो टेस्ट है वो किसी मशीन के थ्रू नहीं, आपका जो नॉर्मली चेक करते हैं। अगर वो डॉक्टर है तो अगर लेडी डॉक्टर है तो लेडी डॉक्टर, अगर जेंट्स है तो जेंट्स, कोई भी हो वो आपका जो इस तरह हाइड्रोसिल चेक करेगा। इसके बाद जो आपका हर्निया है, पाइल्स है और जो हाइड्रोसिल है, तो तीनों टेस्ट आपके एक साथ किए जाते हैं। उसमें आपको खांसने के लिए बोला जाता है हर्निया टेस्ट और पाइल्स में। उसके बाद आपको उठक बैठक लगाने के लिए बोलेंगे, आपको चलने के लिए बोलेंगे। तो इस तरह आपका जो तीनों टेस्ट एक से साथ किए जाते हैं। इसमें आपके सारे कपड़े खुलवा लिए जाते हैं। उसके बाद ये तीनों टेस्ट चेक किए जाते हैं। ये किसी मशीन से नहीं होते, वो नॉर्मली आपको देख के बता देते हैं। उसके बाद आपका ECG होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, आपके जो चेस्ट है उसका ECG करते हैं। उसके बाद आपका एक्सरे करते हैं। वो आपका एक्सरे आपके चेस्ट का एक्सरे होगा, ये नॉर्मल है, इसमें किसी को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आपकी जो पसलियाँ वगैरह वो सही है, किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं है, टूट फूट नहीं है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आपका जो ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट है, वो अगर कोई कैंडिडेट 30 साल से ऊपर का है तो ही उसका ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट होता है। अगर 30 साल से कम का है तो ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट नहीं होता। जिस वक्त अगर आप 30 साल से ऊपर के हो और आपका ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट होना है तो आपको सुबह भूखे पेट जाना है, कुछ भी खा के नहीं जाना है। तो आपको भूखे पेट जाना है अगर आप 30 साल से ऊपर के हो और आपका ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट होना है तो इस तरह आपके ये टेस्ट होते हैं। फिर आपका होता है ईयर टेस्ट, लेसर टेस्ट। ईयर टेस्ट आपका किस तरह चेक करते हैं कि वो आपको खड़ा कर दिया जाएगा दीवार की तरफ मुँह करके, पीछे से आपका जो डॉक्टर है वो आपको कोई नंबर बोलेगा और फिर आपको वो रिपीट करने के लिए बोलेगा। तो वो ये चेक करता है कि आप ठीक से सुन पा रहे हो या नहीं सुन पा रहे हो। जैसे वो बोलेगा 24, आपको रिपीट करना है 24। तो इस तरह आपका ईयर टेस्ट होता है। वो नॉर्मली खूब तेज़ आवाज़ में बोलता है, आप आसानी से सुन सकते हो। उसके बाद आपका लेसर टेस्ट भी होता है। लेसर टेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि लेसर टेस्ट में आपको क्या क्या होता है। उसके बाद आपका हाइट, वेट, चेस्ट, ये सब टेस्ट होता है, लेकिन ये नॉर्मल टेस्ट है, इसमें किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आपका वेट कितना भी हो, हाइट कितनी भी हो, सब चलेगा। फिजिकल टेस्ट होता है, इसमें आपका फिजिकल टेस्ट में आपका जैसे गर्दन आपकी घुमा कर देखी जाएगी, हाथ घुमा कर देखा जाएगा, आपको दौड़ा कर देखा जाएगा। अब बोलेंगे आपको थोड़ा सा दौड़ के चलिए, आपको उठने बैठने के लिए बोला जाएगा, इधर उधर घूमने के लिए बोला जाएगा, आपकी जो कलाई है उनको घुमाने के लिए बोला जाएगा, हाथ को घुमाने के लिए बोला जाएगा। तो इस तरह आपका जो फिजिकल टेस्ट होता है वो ये चेक करना चाहते हैं किसी प्रकार की आपकी जो टूट फूट तो नहीं है, आपका जो मूवमेंट है वो प्रॉपर है या नहीं है। उसके बाद आपकी जो स्पीच टेस्ट है उसमें आपसे बुलवा कर चेक किया जाता है कि आप प्रॉपर बोल पा रहे हो या नहीं बोल पा रहे हो। फिर जो आपका हर्निया टेस्ट,
पाइल्स और आपका हाइड्रोसिल टेस्ट है। अगर किसी भी कैंडिडेट को हर्निया, पाइल्स और हाइड्रोसिल से प्रॉब्लम है, हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम है, तो उनको वो एग्ज़ाम में फेल नहीं करते, मेडिकल एग्ज़ाम में। बस उनको जो है टाइम देते हैं 3-4 महीने का, आप ट्रीटमेंट करवा के वापस मेडिकल देने आ सकते हो। तो जो हर्निया टेस्ट, पाइल्स और आपकी जो हाइड्रोसिल है उसमें किसी कैंडिडेट को फेल नहीं करते, उसमें 3 से 4 महीने का आपको टाइम दिया जाता है, आप उसका इलाज करवा के वापस आ सकते हो। अगर आपको पहले ही पता चल जाता है कि आपको इनमें से किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले इलाज करवाइए, उसके बाद जाइए, क्योंकि बाद में आपको 3-4 महीने के लिए आपको लेट कर सकते हैं, तो आप ही को बाद में प्रॉब्लम होगी। तो अगर किसी को कैंडिडेट को ये प्रॉब्लम है तो आप पहले ही इलाज करवा लीजिए, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपको बाद में पता चलता है तो भी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको वो इलाज के लिए टाइम देते हैं, इलाज करवा कर आप वापस मेडिकल देने जा सकते हो। तो ये मेडिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड जितनी भी आप बातें थी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।